हाय बच्चों, आई होप आप सब लोग इस टाइम जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपका नीट का रिजल्ट निकल चुका है। नीट 2020 का आज हम लोग कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। कंसेप्चुअल डिस्कशन टॉपिक इसलिए चुना है कि मैक्सिमम बच्चे जो जेई की तैयारी करने एंटर करते हैं उन बच्चों की बेसिक मैथमेटिक्स काफी हद तक ठीक होती है, लेकिन जो नीट की तैयारी के लिए एंटर करते हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अब मैं आपको बताऊं, अगर बेसिक क्लियर हुए बिना आप किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हो ऊपरी तौर से, तो आप थोड़े टाइम के लिए कंफर्टेबल हो सकते हो, थोड़े टाइम के लिए आपको लगने लगता है क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, लेकिन जब आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बिलीव मी सिलेक्शन शायद नहीं होगा। और ये एक बड़ा सत्य है, इससे यूनिवर्सल ट्रूथ। इतने सालों से हम लोग जेई और नीट की तैयारी को कोचिंग करवा रहे हैं बच्चों को। हमें ये पता है कि अगर आप किसी चैप्टर को खत्म करते हैं और जब तक उसमें कंप्लीट मास्टर नहीं होते हैं तो आप सिलेक्शन लेने के काबिल नहीं है। आपके नंबर मार्जिनली अच्छे हो सकते हैं लेकिन सिलेक्शन बॉर्डर से नीचे ही रहेंगे, नोट कर लीजिए। तो क्या ऐसा करें कि सिलेक्शन हो जाए? दिन रात आप मेहनत करते हो, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होता। इस साल कुछ बच्चों को जिनको सक्सेस नहीं मिला होगा उनको जरूर ये बात रियलाइज किया होगा कि उनका तो फंडामेंटली क्लियर नहीं है। हो सकता है उन्होंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, 2000 सॉल्व कर रखे हो, 20,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फर्क क्या पड़ता है कि आपने वैरायटी कितनी की है, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सब कुछ सही है। तो आज मैं पूरा जो लेक्चर होगा मेरा हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, कोशिश करूंगा छोटा ही रहे ज्यादा से ज्यादा। आप पूरा देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, आपको हर स्टेप में कुछ अच्छी चीज मिलेगी। तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, बेसिकली एक पार्ट ऑफ लेक्चर है। सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ्स आने चाहिए आपके। अब ग्राफ आना तभी पॉसिबल है जब आपको स्लोप पता हो। अब स्लोप क्या होता है? कई बच्चों को स्लोप में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन होना अच्छी बात होती है, क्लियर कर लेते हैं उसको। ये अगर एक लाइन है तो बेटा ये स्लोप हो सकता है, ये स्लोप हो सकता है, ये स्लोप हो सकता है, स्लोप ये भी हो सकता है, स्लोप ये भी हो सकता है, ये सारे स्लोप हो सकते हैं। स्लोप ये भी हो सकता है। तो अगर हम स्लोप को आज क्लियर कर लेते हैं तो एटलीस्ट कुछ काम तो हमारा क्लियर हो जाएगा। जब हम स्लोप की बात करते हैं, ग्राफ में भी स्लोप, हालांकि मैंने वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो में डाला है, बट आप पूरा एक छोटा समरी है सभी वीडियो का। स्लोप बेटा हमेशा चढ़ने या उतरने को कहते हैं। राइज होना या फॉल होना, यही स्लोप है। स्लोप हमेशा चढ़ने या उतरने को कहते हैं। अब कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो इसका स्लोप है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज स्लोप, चढ़ रही है कोई चीज, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव। कोई भी चीज नीचे आ रही है तो स्लोप नेगेटिव है। और अगर वो आ ही नहीं रही है, सीधे सीधे जा रही है, तो स्लोप 0 है। तो स्लोप क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो ग्राफ है उसका कोई स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहां स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 है जो कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन वही स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह थीटा मिलेगा। एंड बेटा स्लोप थीटा नहीं होता, स्लोप हमेशा होता है tan थीटा। m से रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा, यानी थीटा से स्लोप आता है और जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब पढ़े हैं हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में। इसका स्लोप पॉजिटिव है
और कांस्टेंट है। इसका स्लोप देखो नीचे जा रहा है ग्राफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। यानी स्ट्रेट लाइन अगर है तो कांस्टेंट स्लोप हो सकता है, बिल्कुल तीनों केस में देखो। दूसरा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ये तीनों कुछ भी हो सकता है। अब अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप देखो ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है। राइज करने का मतलब हुआ पॉजिटिव स्लोप। तो अब पॉजिटिव स्लोप है लेकिन स्लोप वेरिएबल है। यहां मान लो θ1 है, यहां θ2 है, फिर यहां θ3 है। तो हर जगह स्लोप बढ़ रहा है, हर जगह स्लोप बढ़ रहा है। तो m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ है, हर जगह स्लोप बढ़ रहा है। यहां आ जाते हैं, यहां पे देखो स्लोप यहां जीरो था, फिर यहां बढ़ा मैग्नीट्यूड में, तो स्लोप नेगेटिव है, यहां स्लोप पॉजिटिव है, यहां स्लोप नेगेटिव है, बट स्लोप यहां मान लो 1 था, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बोल देते हैं। स्लोप बढ़ा लेकिन नेगेटिव है, बढ़ा। यहां देखते हैं राइज कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन राइज करने का जो रेट है वो शायद कम हो जाएगा, राइज करने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। तो ये तरीका था स्लोप का। कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनका स्लोप कांस्टेंट रहता है, एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का स्लोप कांस्टेंट रहता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है और इसका स्लोप भी यही रहता है, बिकॉज dy बाई dx जो स्लोप का असली डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कौन से ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है तो e टू द पावर x का ग्राफ है। देखो ये जो स्लोप है वो पूरी फिजिक्स में बहुत काम का है, मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, मैंने 1-2 चैप्टर के नाम लिख दिए हैं, बट आई एम श्योर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें स्लोप आए ना, तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, इट्स ए इंटीग्रल पार्ट। तो स्लोप एट अ पॉइंट, मैंने बोला एट अ पॉइंट का मतलब हुआ कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। अब इस फंक्शन ऑफ x से मत कंफ्यूज होना, कोई भी x का रिलेशन, y और x का रिलेशन को हम कह सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, वो x पे डिपेंड करता है, तो y x पे डिपेंड करता है। यहां पे कोई अगर स्लोप अगर आपको निकालना हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ करिए एंड गेट द स्लोप। अब या तो स्केल से नापिए सब बेसिक चीजों से, या फिर मैथमेटिक्स का रूल लगाइए, कोई नापने उपने की जरूरत नहीं, कोई थीटा उटा देखने की जरूरत नहीं है, और वो होता है डिफरेंशिएशन। स्लोप एट p मान लो इज dy अपॉन dx। अब कई बार y की वैल्यू कुछ दिया होता है, उसे लिख सकते हो। मान लो इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है xy, तो जब स्लोप आप निकालो तो xy जहां जहां है उसकी वैल्यू रख दो, 1 2 2 3 कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया हो तो। अब इसका फिजिक्स में कितनी ज्यादा जरूरत है, यू नो इट यार, बच्चे सभी पता है तुमको। आपको पता है v इज इक्वल टू dx बाई dt या ds बाई dt होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी बताता है, डिस्टेंस टाइम का स्लोप स्पीड बताता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। और अगर एक्सेलरेशन को और थोड़ा छेड़ो, चेंज करो, तो ये ds बाई dt v हो जाता है dv बाई ds, v dv बाई ds, dv बाई dt, a इज इक्वल टू v dv बाई ds। तो इसका स्लोप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप, और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो एट एनी पॉइंट,
you'll get acceleration at that point. तो मैथमेटिक्स है, पूरा पूरा मैथमेटिक्स है यार। आप फिजिक्स को मैथ से अलग कम कर सकते हो, बहुत मुश्किल से कर सकते हो, शायद नहीं। अच्छा अब इसमें छोटी बात और बता दूं मैं आपको, a इज इक्वल टू dv बाई ds हो गया, a इज इक्वल टू dv बाई dt हो गया। मान लो लेट डिस्प्लेसमेंट इज kt स्क्वायर, तो जो वेलोसिटी आएगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा वो dv का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है 2k। यानी ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट है t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी t पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन t टू द पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। एक एक पावर किसका? तो ये डिफरेंशिएशन का कमाल है, डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक एक t कम होता जा रहा है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट t टू द पावर n है तो वेलोसिटी t टू द पावर n माइनस 1 एंड एक्सेलरेशन t टू द पावर n माइनस 2। रिवर्स सोचो, क्या सोचो? रिवर्स सोचो। तो वेलोसिटी t टू द पावर n प्लस 1 एंड डिस्प्लेसमेंट t टू द पावर n प्लस 2। अब जरा लॉज ऑफ मोशन में कहां यूज है स्लोप का? लॉज ऑफ मोशन में बेटा फोर्स जो होता है वो dp बाई dt, इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही रोल है, ये बड़ा रोल है, और ये एक्सेलरेशन भी तो लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है, तो वहां पे रोल है। अब वर्क एनर्जी में क्या होता है आपको पता है, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट होता है, वेक्टर पड़ा होगा। फोर्स को हम dw बाई ds लिख देते हैं, और यही जो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, वेक्टर फॉर्म, तो फोर्स वो मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बताता हूं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखते हैं। अब यहां से आप लोग लिख सकते हो, अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है। अब इसको बिल्कुल डरना मत इससे, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये तो मैं इंट्रोडक्टरी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स का यूज बता रहा हूं। तो आपको फ्यूचर में कंजर्वेटिव फोर्स एक मिलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स हेडिंग लिख लेना कहीं पे, इसको क्लियर करना है आपको चैप्टर में जाके, मैंने खुद अपने वीडियोस में इसको क्लियर किया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना मिलेगा, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। वर्क डन आपको पता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां से कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस du बाई ds लिखते हैं। देखो डेल्टा का कन्वर्जन du में अक्सर हो जाता है फिजिक्स में, डेल्टा का कन्वर्जन du में अक्सर फिजिक्स में हो जाता है। डेल्टा चेंज, du स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, तो ये कन्वर्जन होता रहता है, यहां आपको मैथ्स में सोचना पड़ेगा। अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं हम, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल यू एक्स अपॉन डेल एक्स, मैं जानबूझ के इसको बता रहा हूं, डेल यू वाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू जेड अपॉन डेल जेड के कैप। ये बेटा जो डेल है ना, ये डिफरेंशिएशन ही है, और इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल इट पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन विद पार्शियलिटी, थोड़ा बहुत चेंज करके। ये रूल भी आपको बताया जाएगा, बट यूजेस क्या है ये आपको डिफरेंशिएशन से ही हो पाएगा, अगर नहीं आप जानते हो तो नहीं हो पाएगा। बहुत छोटी छोटी कुछ और बातें, जैसे कि 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट टाइम्स। बेटा 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तुम्हें 1 ही मिलेगा। अब जरा 2 टू द पावर इंफिनिटी लगाते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब
8 होता है, 2 पावर 4 इसमें 2 और 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64 एंड सो ऑन। तो ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर इनफाइनाइट लगा दोगे मेरे भाई तो इनफाइनाइट ही होगा ये। और अगर तुम्हें कभी 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट लिखने को मिले तो आपको पता है 2 टू द पावर इनफाइनाइट और ये टेंडिंग टू 0 होगा। देखो टेंडिंग टू लिखना भी एक जरूरी चीज है, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। तो व्हेनेवर यू राइट इनफाइनाइट टेंडिंग टू टुवर्ड्स इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट एक हमेशा कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं किसी को हम तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं। पहाड़ मेरे लिए इनफाइनाइट हाइट का है, बट बगल वाले पहाड़ के लिए दूसरा पहाड़ इनफाइनाइट नहीं है। तो इनफाइनाइट हमारी हाइट किसी छोटे वायरस के लिए इनफाइनाइट हो सकती है, कोरोना वायरस के लिए। तो याद रखो, अगर तुम्हें x टू द पावर इंफिनिटी कहीं दिया हो और इसकी वैल्यू पूछी जाए तो इट कैन बी 0 इफ x इज लेस देन 1, इट कैन बी 1 इफ x इज इक्वल टू 1, it can be infinite if x is greater than 1। ठीक है बेटा। और एक्सपोनेंशियल एक होता है e। अब e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, यानी एक से बड़ी। तो जब तुम्हें एक्सपोनेंशियल टू द पावर इनफाइनाइट मिले तो ये इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मिले तो ये 0। exponential to the power infinite is exponential, exponential to the power minus infinite is 0, so take care about it। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट मैटर कर जाती हैं, इसको भी नोट करिए। अब छोटी छोटी बातें करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की। और आपको पता है बेसिक मैथ फिजिक्स, जो हम लोग बेसिक क्या एडवांस फिजिक्स भी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री तो इंटीग्रल पार्ट है यार, कहीं भी आप बच नहीं सकते, हर क्लास में आता है। तो इसके भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो साइन थीटा कॉस थीटा यार ये नहीं बताने वाला, आई होप यू नो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। हाँ कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे मान लो आपको बेसिक तो पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा। देखो आपकी बेइज्जती हो रही है, मैं ये बता रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मान लो कहीं पे तुम्हें साइन थीटा दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इज गिवन या कॉस थीटा इज गिवन, कुछ भी कोई एक साइन कॉस टैन, 3 स्टैंडर्ड मान लेते हैं, फिर 3 इसका ऑपोजिट जो होता है। तो साइन थीटा, अगर इफ साइन थीटा इज x, तो आप x का मतलब हुआ x/1। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो x अब ये हो गया। अब बेस निकालेंगे आप, बेस कैसे आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम साइन थीटा आया हुआ है, कॉस थीटा निकाल लो, टैन थीटा निकाल लो। तो साइन के बाद कॉस और टैन निकालना हो तो आप वो फॉर्मूला मत लगाइए कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली बात स्क्वायर करना पड़ेगा, दूसरी बात रूट लेना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेसी और टाइम लॉस। आप ट्रायंगल बनाओ, साइन थीटा दिया है, कॉस टैन कुछ भी निकालो। अब जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अगर साइन थीटा को ब्रेक करना चाहते हो, साइन थीटा बाई 2 को ब्रेक करना चाहते हो, मतलब वो आधे एंगल में टूटता चला जाएगा।
आपके पास, इसका तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बच्चे जानते भी हैं, बट कॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ा इंपॉर्टेंस है। कॉस 2 थीटा इज ऐसे। अब यहां देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था, वहां कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये मेन फॉर्मूला हो गया। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन यानी एक फॉर्मूला भी बना। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा को ले आओ इधर, इसको इधर ले जाओ, तो कभी भी तुम्हें 1 माइनस कॉस 2 थीटा मिले तो आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़े काम का यार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। और यहां से साइन थीटा लिखना हो ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो अगर 1 माइनस कॉस थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल हो गया। अब इसका एक और तोड़ है, यहां बता देता हूं, इसका एक और तोड़ है। इसको हम लिख सकते हैं, तोड़ो कॉस स्क्वायर को मत तोड़ो, इस बार साइन स्क्वायर को तोड़ो। साइन स्क्वायर इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 1 इधर ले आओ, ये भी बड़े काम का है। 1 प्लस कॉस थीटा हो तो तुम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो। इस तरह और छोटा कर सकते हो इसको। हाफ एंगल फॉर्मूला ये भी है। तो यहां पे अब इसमें हम लोग कुछ और चीजें करेंगे। अब जरा साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं, या ऐसे कर लो आप, साइन थीटा मत लिखो, लिखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1। शायद आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन इसका, y विच इज साइन एक्स ये पूरा चक्कर 2 पाई में लगाता है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है। पाई पे फिर 0, यानी हर पाई के मल्टीपल पे 0 पे आता है, और पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ये मैक्सिमा होता है। एक बार पॉजिटिव मैक्सिमा, एक बार मिनिमम मैक्सिमा, और ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। अब अगर ये y इज इक्वल टू एक्स का है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का है, सॉरी एक्स बोल गया मैं। अब अगर y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स तुमसे कोई पूछे, माइनस साइन एक्स का मतलब हुआ कि जो भी आया उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट, मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मिरर इमेज अगर तुम ड्रॉ करोगे, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ये टेढ़ा पता है क्या होता है? पैरालॉक्स एरर होता है। एक एरर होता है पैरालॉक्स एरर। एरर एनालिसिस चैप्टर में पढ़ना जरूर, जाके नोट कर लो, ये आपको नहीं आता अगर आप पैरालॉक्स एरर, PARR है, PAR है, अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आप ये नोट कर लो और पढ़ लेना जाके।
ये इसका देखो मिरर इमेज हो गया। अब सिमिलरली अगर कॉस का ग्राफ बनाना है तो कॉस को साइन 90 प्लस एक्स लिख सकते हो, साइन 90 प्लस एक्स लिख सकते हो। तो बेटा अगर ग्राफ पे हम लोग आगे आ जाए, बेटा cos x का जो ग्राफ होगा साइन 90 प्लस एक्स, 90 डिग्री आगे, ये जो y की डंडी है ना y एक्सिस, इसको 90 डिग्री आगे ले जाओ, cos मिल जाएगा। तो 90 डिग्री आगे ले जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा। तो यहां पे ये 90 डिग्री, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ये 90 के मल्टीपल पे 0, 3 पाई बाई 2। बेसिकली बेटा ये एक 360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है जिसे तुम 2 पाई बोलते हो। ये 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जिसे आप पाई बोलते हो, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ऐसे भी समझो तो बेस्ट है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री आगे डंडी को ले जाओ y एक्सिस को, गेट कॉस। और अगर माइनस कॉस है तो इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बेटा ये होगा। ऐसे मैक्सिमम इसका भी 1, मिनिमम इसका भी -1। तो ये कॉस का हो गया। tan का जरूरत नहीं, बिकॉज tan की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट लाई करती है। साइन जो होता है, साइन थीटा या x हमेशा -1 से 1 के बीच में, कॉस थीटा हमेशा -1 1 के बीच में। जो tan थीटा है ये 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की चीजें आप लोग इसको जरा ढंग से समझो। तो ट्रिग्नोमेट्री, स्लोप, ये सब आपने देखा। अब छोटी छोटी बातें और हैं। लॉगरिथम्स, जो हम लॉग के नाम से जानते हैं, लॉगरिथम्स होता है वैसे, लेकिन हम लॉग लॉग बोलते रहते हैं। ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ही बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं और बताऊंगा आप लोग को। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 to the power 3 is equal to 8, तो इसको लिख सकते हैं log 8 base 2 is equal to 3, यानी m to the power n is equal to मान लो x है, तो log x बेस m इज इक्वल टू n। तो बेटा यहां भी बेस है और वहां भी बेस है, यहां भी बेस है। वो यहां पे जो पावर है ये पावर आ गया और ये वैल्यू है। तो ये लिखना जानते हो, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूं मैं। एक होता नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग वहां पे बेस e होता है, इसे हम मान लो ln ex, log ex लिखा हुआ है, इसे ln x लिख देते हैं। तो नेचुरल लॉग का ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ज्यादा केमिस्ट्री में भी आप देखते होगे। मैं मान लो 10 to the power 1 इज इक्वल टू 10 लिखना है, तो log 10 इज इक्वल टू बेस 10, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। मान लो मुझे लिखना है log 10 स्क्वायर इज 100, तो मैं लिखूंगा log 100 बेस 10 इज 2। ऐसे ही आप इनको लिख सकते हो। ये जो बेस 10 है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस 10 और बेस e यही दो होते हैं खास, इन्हीं का यूज करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करने चाहिए। log 2 बेस 10 होता है 0.3010, log 3 बेस 10 0.4771, log 10 base 10 is 1. Conversion between log 10 and log base 10 log base e में log ex को लिख सकते हो 2.303
log x बेस 10, ये है कन्वर्जन। तो log बेस x e को log बेस 10 पे कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ 2.303 मल्टीप्लाई करके। कुछ फॉर्मूला है log का जो बड़ा यूजफुल होता है, सभी बच्चों को जानना चाहिए, बिकॉज ये फॉर्मूला अक्सर यूज करते हैं, हम लोग अक्सर यूज करते हैं, तो आप सबको जानना चाहिए। log बेस कुछ भी हो, m इंटू एन इज log m प्लस log n, log m अपॉन n log m टू द पावर n इज n log m। तो ये अगर फॉर्मूला याद हो तो काफी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, उल्टा भी सीधा भी, दोनों याद होना चाहिए। अब मान लो आपको log 5 बेस 10 निकालना है। अब 5 तो मैंने दिया नहीं स्टैंडर्ड, तो ये है 3 सिर्फ, तो आप इसको लिख सकते हो 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, बिकॉज m अपॉन n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। log 10 बेस 10 1 होता है, log 2 0.3010 होता है, तो ये 0.699 आ गया आंसर। अब log का डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन एक इतना बड़ा टूल है कि जिसके बिना फिजिक्स एक चैप्टर भी आगे नहीं बढ़ता। बार बार मैं कहता हूं बेटा अपनी क्लास में, डिफरेंशिएशन को स्ट्रांग करो, डिफरेंशिएशन को स्ट्रांग करो। तो डिफरेंशिएशन भी आपको जानना जरूरी है, और डिफरेंशिएशन के इसके वीडियो के मेन के नीचे मैं डिफरेंशिएशन के लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप डिफरेंशिएशन को दोबारा पढ़ लें। मेडिकल का एक भी बच्चा अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपका कंपटीशन निकालने की परसेंटेज चांसेस डिक्रीज होती है, मुश्किल होता है। तो डिफरेंशिएशन जरूर करो। एक जैसे कॉमन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका बड़ा पूछा जाता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -2 बाहर आ गया और यहां से -1 कम हो गया, तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स एक्स 1 अपॉन एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1 आया, -1 बाहर, -1 -2, सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये बस एक ग्लिम्स था आप लोग को बताने के लिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स कितना नीडेड है। आई होप आप लोगों ने इससे कुछ बेनिफिट उठाया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।